E79 धीरे से कहा, यह अजीब बात है कि जंगल में जितना अंदर जाओ वे उतने ही अधिक समूह में एकत्रित होते जाते हैं। सेरेवियन पठार के केंद्र की ओर जीवों के प्रवास को कौन प्रेरित कर रहा था? मिशन बिल में सेरेवियन पठार में जीवों के प्रवास पैटर्न में बदलाव का उल्लेख किया गया था। रूई को आश्चर्य हुआ कि क्या वे इसी का उल्लेख कर रहे थे। खैर, क्या अब समय आ गया है कि मैं शुरू करूं? रूई ने अपने आप से कहा और दाईं ओर एक झील की ओर देखा। उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय मापदंडों पर डेटा एकत्र करने के लिए एक दूसरे से और सेरेवियन पठार के केंद्र से समान दूरी पर 8 बिंदुओं पर बायोरिकन निगरानी उपकरण का उपयोग करना था। इसके अलावा उन्हें सेरेवियन पठार के केंद्र से अलग अलग दूरी पर कई बार ऐसा करना था। अनिवार्य रूप से वह एक निश्चित बिंदु से आगे एक निश्चित दूरी पर सेरेवियन पठार के सभी हिस्सों के साथ प्रभावी रूप से पर्यावरणीय डेटा ले जाएगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह कैसे जानता था कि वह 8 बिंदु अनुभवजन्य निगरानी करने के लिए आवश्यक दूरी पर है या नहीं, वह मानचित्र पर स्थलाकृतिक विशेषताओं का संदर्भ लेता था और सेरेवियन पठार के केंद्र से दूरी का मोटे तौर पर सटीक अनुमान लगाता था। एक बार ऐसा होने पर, भले ही वह मोटे तौर पर गलत हो, वह कमोबेश वह डेटा प्राप्त कर लेता था जो वह प्राप्त करना चाहता था। चूंकि उस समय जीपीएस या उपग्रह जैसी कोई चीज़ नहीं थी जो उन्हें सटीक स्थिति तक पहुंचने में सक्षम बनाती, इसलिए ऐसी प्रथाएं आम थीं और वास्तव में एकमात्र आदर्श थीं। वह झील के सापेक्ष कुछ दूर तक चला, जब तक कि वह रुक नहीं गया। यहाँ तक तो ठीक है। उसने सिर हिलाया। उसने अपना बायो रिकॉन डिवाइस निकाला और प्रोटोकॉल के अनुसार उसे ज़मीन में गाड़ दिया, फिर कुछ बटन दबा दिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिवाइस ने तुरंत भिनभिनाना और घूमना शुरू कर दिया। रूई ने दिलचस्पी से देखा क्योंकि उसने मिट्टी में एक पतली सुई की खुदाई और भूकंपीय मानचित्रण के साथ मिट्टी के निष्कर्षण को महसूस किया। बायोरिकन डिवाइस ने अविश्वसनीय रूप से पतला लेकिन गहरा मिट्टी का नमूना लिया था। अगले चरण में कुछ और बटन दबाने और अलग अलग स्थिति में रखने की ज़रूरत थी। उसे उस विशेष बिंदु पर आवश्यक डेटा एकत्र करने में कई मिनट लग गए। वह अपने स्थान को खोजने के लिए स्थलाकृतिक विशेषताओं के सापेक्ष आगे बढ़ने की उसी प्रथा का उपयोग करते हुए अन्य बिंदुओं पर चला गया। यह आसान नहीं था क्योंकि वह लगातार दूसरे जानवरों और प्राणियों से भिड़ता रहता था। उसने तुरंत उनसे लड़ाई की और विभिन्न प्रकार के प्राणियों के खिलाफ अपनी ताकत का परीक्षण किया। जीव जंतुओं की विविधता ने उन्हें इस बारे में बहुत सारा डेटा दिया कि फ्लोइंग वर्ड स्टाइल ने बहुत अलग अलग प्रजातियों के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया। वे कई निष्कर्ष निकालने में सफल रहे। सबसे पहले, पूर्वानुमान मॉडल आश्चर्यजनक रूप से विभिन्न प्राणियों के विरुद्ध प्रभावी था जिनके विरुद्ध उन्होंने मुकाबला किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अंततः उनकी गतियों के बारे में उसी हद तक पूर्वानुमान लगाने में सक्षम थे जिस हद तक उन्होंने मनुष्यों के बारे में पूर्वानुमान लगाया था। यह आश्चर्यजनक था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। पूर्वानुमान मॉडल केवल गतियों पर सांख्यिकी और संभाव्यता लागू कर रहा था और गतियों के मौजूदा पैटर्न के आधार पर संभावित चालों की संभावनाओं का अनुमान लगा रहा था। इस प्रकार, इसे बंद सिस्टम के भीतर गति के किसी भी डेटा सेट पर प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। ये रूई के लिए राहत की बात थी। इसका मतलब था कि उसे गया कि दुनिया के अनुकूल होने के लिए पूर्वानुमान मॉडल को बदलने की बहुत ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि अनुकूली विकास मॉडल के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह मॉडल जो पूर्वानुमानित मॉडल द्वारा पूर्वानुमानित चाल के लिए सही काउंटर चाल का आउटपुट देता है। यह मॉडल गैर मानव जानवरों के साथ असंगत था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि यह उससे कहीं ज़्यादा जटिल था, रूई ने जाना। अनुकूली विकास मॉडल गैर मानव विरोधियों के साथ अलग अलग तरह से असंगत था। उदाहरण के लिए, इसने 2 पैरों और 2 भुजाओं वाले 4 अंग वाले स्तनधारी कशेरुक प्राणियों के खिलाफ प्रभावशीलता का एक हिस्सा बरकरार रखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन प्राणियों और मानव विरोधियों के बीच आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त सामान्य आधार थे जिससे अनुकूली विकास मॉडल पूरी तरह से अप्रचलित नहीं था। हालांकि जब प्रतिद्वंद्वी आनुवंशिक रूप से मनुष्यों से अलग हो गया तो अनुकूली विकास मॉडल तेजी से अप्रचलित हो गया। जब प्रतिद्वंद्वी गैर कशेरुक थे या उनके अंगों की संख्या अलग थी तो रूई ने इसे आसानी से फेंक दिया। इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जा सका। इससे उन्हें समस्या का दायरा समझ में आया जहां तक इसका संबंध गैर मानव प्राणियों से था। यह आसान नहीं होगा। रूई ने आह भरी और पीछे मुड़कर उस जानवर की ओर देखा जो उसे धमकाते हुए उसके पास आया था। इस बिंदु पर रूई जंगल के जीवों के खिलाफ वॉइड एल्गोरिथम का परीक्षण करते करते थक गया था। उन्होंने माइंड मास्क तकनीक का इस्तेमाल करके खुद की एक शक्तिशाली छवि पेश की जो वह कर सकते थे। माइंड मिरर सेकेंडरी ब्रेन ने रूई के दिमाग के समानांतर तकनीक में मदद की। उसने अपनी आंखें खोली तो एक स्क्वायर स्तर की आभा उस क्षेत्र पर उतर आई। भेड़िया जैसा दिखने वाला प्राणी डर के मारे कराह उठा और अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़ा। वह रूई से उत्पन्न हुए खतरे से भयभीत होकर भाग गया। रूई ने बायो रिकॉन डिवाइस के साथ डेटा इकट्ठा करते समय चुपके की रणनीति को छोड़ दिया और डराने की रणनीति अपनाई, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि वह स्थिर था और स्थिर होने पर शैडो स्टेप तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता था।
माइंड मास्क शक्तिशाली था, लेकिन यह उसे अकेले चुपके से नहीं दे सकता था। इसके बजाय स्क्वायर दायरे में मौजूद सभी प्राणियों को मूर्ख बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना कहीं ज़्यादा प्रभावी रणनीति थी। बेशक ये ध्यान आकर्षित करने वाला था, लेकिन फिर भी प्रभावी था। ये थोड़ा खतरनाक था, क्योंकि अगर वह किसी मार्शल आर्टिस्ट से टकरा जाता जो स्क्वायर स्तर की आभा के बावजूद उसके पास आता। यही वजह है कि वह कम प्रोफाइल रखना पसंद करता था। अगर वह इससे बच सकता था तो वह किसी खतरनाक मिशन के बीच में दिखावटी दिखावा नहीं करने वाला था। इसमें उन्हें कुछ घंटे लगे, लेकिन अंततः उन्होंने प्रोटोकॉल के अनुसार अपेक्षित सभी बिंदुओं को कवर कर लिया। आखिरकार काम हो गया। उसने बायो रिकॉन डिवाइस को वापस रखने से पहले गुस्से में कहा, फिर सामने की ओर मुड़ा। अब मामले के मूल में कुछ और व्यक्तिगत जांच के लिए। जैसे ही उसके अंदर का खोजकर्ता जाग उठा, उसने उत्सुकता से सेरेवियन पठार के हृदय की ओर यात्रा शुरू कर दी। वह महाद्वीप के हृदय में छिपे रहस्य का पता लगाना चाहता था। सेरेवियन पठार के हृदय की ओर तेजी से आगे बढ़ा। उसकी भूकंपीय मानचित्रण तकनीक ने उसी दिशा से आने वाले अस्वाभाविक रूप से उच्च और फिर भी उतार चढ़ाव वाले भूकंपीय विकिरण को पकड़ लिया, जिस दिशा में वह उसी समय जा रहा था। उसने अपना स्क्वायर स्तर का माइंड मास्क उतार दिया और फिर अपना स्टील्थ माइंड मास्क अपनाया और शैडो स्टेप तकनीक को सक्रिय किया, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से चुपके से चलने लगा और उसे पहचानना मुश्किल हो गया। इसमें उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अंततः वे सेरेवियन पठार के मध्य तक पहुंच गए। क्या रूई की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपने सामने यह अजीब दृश्य देखा। ये दुनिया में क्या है? यह इतना विचित्र था कि वह इसे शब्दों में बयां भी नहीं कर सका। उसके सामने एक ऊंचा भूभाग था। ये भूभाग दोनों तरफ से आंखों से दिखाई देने वाली सीमा से परे फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे टेक्टोनिक प्लेट का एक टुकड़ा बेतरतीब ढंग से दर्जनों मीटर ऊपर उठा दिया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे भूभाग को ऊपर ले जाकर सेरेवियन पठार के केंद्र पर गिरा दिया गया हो। यह क्या बकवास है? उसने जोर से आश्चर्य से पूछा। ऐसी हास्यास्पद ऊंचाई प्राकृतिक रूप से कैसे हो सकती है? वह कोई भूविज्ञानी नहीं था, लेकिन उसने उत्तर खोजने के लिए अपनी बुद्धि का खूब इस्तेमाल किया। भूकंप, उसने तुरंत सोचा। भूकंप एक दूसरे के समीप स्थित टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण आते हैं। इस खिसकाव के कारण भूकंपीय विकिरण की एक विशाल लहर निकलती है। सतह पर यह इस बात का तार्किक स्पष्टीकरण प्रतीत होता है कि भूमि क्यों ऊंची थी और भूकंपीय विकिरण का कारण क्या था जो वह महसूस कर रहा था। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया। भूकंपों से निकलने वाला भूकंपीय विकिरण असमान था और लंबे समय तक स्थिर था। वे विनाशकारी थे, लेकिन तीव्र थे और बहुत लंबे समय तक नहीं टिके। वे निश्चित रूप से तीव्रता में एक बार भी कमी आए बिना 4 दिन तक नहीं टिके। इसके अलावा अगर यह भूकंप था तो मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय इतना अक्षम है कि भूकंप को देखकर उसे पहचान ना पाए। उसने अपना सिर हिलाया। यह उस विकल्प की एकमात्र समस्या नहीं है। ये जगह भूकंप का केंद्र बनने के लिए बहुत साफ है। भूकंप विनाशकारी थे। भूकंप के केंद्र के ऊपर और उसके आसपास की संरचनाओं का सुरक्षित रहना बिल्कुल असंभव था। फिर भी आसपास का वातावरण बहुत अव्यवस्थित था। हालांकि विभाजन के कारण किनारे पर कुछ पेड़ उखड़ गए थे, लेकिन आसपास के पेड़ अछूते थे। पेड़ों के ऊपर पक्षियों के घोंसले भी नहीं गिरे थे। तो फिर यह और क्या हो सकता है? रूई ने आश्चर्य से पूछा और वह ऊंचे भूभाग की ओर मुड़ा। उन्होंने सीस्मिक मैपिंग के जरिए इस पर गहनता से शोध करना शुरू किया। नतीजे काफी रोचक थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ। जड़ें। जमीन के उस हिस्से के ऊपर पेड़ों की जड़ें इतनी बढ़ गई हैं कि उन्होंने जमीन को उसके सामान्य स्तर से ऊपर उठा दिया है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जड़ें बहुत मोटी थीं, उसके आसपास के अन्य वृक्षों की जड़ों से भी अधिक मोटी, तथा इतनी गहराई तक फैली हुई थीं कि उसका भूकंपीय मानचित्रण भी उसका पता नहीं लगा सकता था। चूंकि इन जड़ों ने भूमिगत रूप से बहुत अधिक स्थान घेर लिया था, इसलिए बढ़ती हुई जगह की कमी के कारण वह भूभाग स्वयं ही ऊपर की ओर खिसक गया। ये किस तरह के पेड़ और जड़ें हैं? उन्होंने सोचा, क्योंकि उन्होंने ऊंचे भूभाग की संरचना की जांच करने के लिए भूकंपीय मानचित्रण का उपयोग किया था। इस तरह से विस्थापित होने के कारण इसकी संरचना में बहुत सारी दरारें, टूटन और पतन हुए। इसके परिणामस्वरूप पूरे भूभाग में कई प्राकृतिक गुफाएं बन गईं। ये गुफाएं भूभाग के ऊंचे हिस्से की आंतरिक संरचना के चारों ओर घूमती हैं, एक दूसरे से और भूभाग की सतह से जुड़ती हैं, जिससे एक विशाल भूमिगत गुफा नेटवर्क बनता है। उन्होंने भीतर विशाल मात्रा में जीव जंतु भी महसूस किया। सतह कैसी दिखती है? वे पेड़ किस प्रजाति के हैं? उसने उत्सुकता से सोचा। उसने छलांग लगाई, फ्लेम ब्रीदिंग और आउटर कन्वर्जेंस के संयोजन से खुद को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। उसने टेम्पेस्टुअस रिपल का इस्तेमाल करके उसे पीछे की ओर फायर करके आगे बढ़ाया। कदम। वह ऊंचे भूभाग की सतह पर उतरा और एक बार फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह चौंक गया। क्या? उसने आंखें मलते हुए आंखें सिकुड़ी और फिर ऊपर देखने लगा। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं,
ये वास्तव में संभव नहीं है। उन्होंने कुछ और कदम उठाए, उसके बाद उन्होंने अंततः स्वीकार किया कि उनकी दृष्टि में कोई दोष नहीं है। उसके सामने वृक्षों का एक विशाल सागर था, सिवाय इसके कि वे नहीं थे, वे एक ही वृक्ष थे। जमीन में जड़े हुए सभी पेड़ के तने जो अलग अलग लग रहे थे, असल में एक ही पेड़ के हिस्से थे। उनकी सभी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर, रूई ने गहरी और गहरी यात्रा करते हुए दम तोड़ दिया। हर एक पेड़ एक शाखा से जुड़ा हुआ था। शाखाएं पत्तियों से ढकी हुई थीं। शाखाओं की विशाल संख्या का मतलब था कि पत्तियां पूरे ऊंचे भूभाग को ढक रही थीं, जिससे कुछ छतरी जैसी दिख रही थीं। अचानक प्रिमोर्डियल इंस्टिंक्ट को अपने पीछे खतरे का आभास हुआ। हूश, उसने कलाबाजी करके हमला टाल दिया। एक पेड़ की शाखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि एक भयानक विचार उसके दिमाग में आया। क्या ये पूरा पेड़ मांसाहारी प्रजाति है? वूश वूश वूश, वह आगे बढ़ते हुए कुछ शाखाओं के हमलों से बचता हुआ आगे बढ़ा। उसने उत्सुकता से इधर उधर देखा क्योंकि उसे कुछ दिलचस्प चीज दिखी। फल। उसने शाखाओं से लटकती हुई अजीब, विदेशी, चमकती हुई गोल वस्तुओं पर नजर डाली। वे चमकते और कंपन करते थे। रूई ने सहज रूप से आदिम वृत्ति से महसूस किया कि ये कोई साधारण फल नहीं थे, वे अत्यंत शक्तिशाली और ऊर्जावान थे। जब उसे अपनी दाईं ओर कुछ महसूस हुआ तो उसने एक को पकड़ने की कोशिश की। वह मुड़ा और पेड़ों पर लटके एक प्रशिक्षु स्तर के बंदर जैसे प्राणी के सामने आ गया। बंदर बड़बड़ाया। फिर भी वह अर्थ जो वह बताना चाहता था जादुई ढंग से उसके दिमाग में प्रवेश कर गया। इन्हें मत छुओ, ये मेरे हैं। जीव जंतु प्रवाह तकनीक से उसे यह समझने में मदद मिली कि बंदर उसे क्या अर्थ बताना चाह रहा था। रूई ने नाक भान सिकोड़ी। ये तो केवल एक उच्च श्रेणी का बंदर था। रूई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बंदर को डराने के लिए स्क्वायर लेवल माइंड मास्क को सक्रिय कर दिया। फिर भी जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने खुद को प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट तकनीक के माध्यम से एक भयानक डर महसूस किया। ड्रिप ड्रिप, उसके शरीर में तीव्र दर्द दौड़ गया। रूई ने नीचे देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक शाखा ने उस पर पीछे से हमला किया और उसे घायल कर दिया। ड्रिप ड्रिप, जैसे ही शाखाएं उसके शरीर से बाहर निकलीं, उसके पेट से खून बहने लगा। वह जमीन पर गिरते ही खून की खांसी करने लगा। झटके ने उसे पहले तो जकड़ लिया था, लेकिन उसने तुरंत फाइनल ब्रीदिंग को सक्रिय कर दिया, जिसने तुरंत थक्के बनने की प्रक्रिया को तेज कर दिया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव धीमा हो गया। उसने कमजोरी से अपनी थैली की ओर हाथ बढ़ाया और एक उपचार औषधि निकाली। जब उपचार औषधि गैस के रूप में उसके फेफड़ों में फैल गई और अंतिम श्वास तकनीक की सहायता से उसके रक्त में घुल गई, तो वह हौंफने लगा। ये औषधि जल्दी से उसके घावों तक पहुंच गई और उन्हें उल्लेखनीय गति से ठीक कर दिया। वह राहत की सांस ले रहा था क्योंकि घाव के साथ साथ दर्द भी गायब हो गया था। फिर अचानक उठकर उसने अपने आसपास के वातावरण पर प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से लागू कर दिया। उसने खून से सनी शाखा को देखा। वह क्या बकवास था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। पेड़ की एक शाखा ने अचानक उस पर हमला किया और फिर बिना कुछ किए वापस चली गई। कम से कम अगर यह एक मांसाहारी पौधा था जिसने उसे खाने के लिए उस पर हमला किया, तो यह अधिक समझ में आता। लेकिन उसे घायल करने के अलावा कुछ और किए बिना उस पर हमला क्यों किया गया? रूई तुरंत तेज रफ्तार से जंगल से बाहर निकल गया, ऊंची जमीन से छलांग लगाई और वापस सामान्य जंगल में उतर गया। जिस शाखा ने उस पर हमला किया था, वह जंगल की किसी भी दूसरी शाखा से अलग नहीं थी, बस सबसे नज़दीक थी। फिर भी इसने एक बहुत तेज और शक्तिशाली हमला किया जिससे यह उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था। अगर उसके पास अंतिम श्वास या उपचार औषधि नहीं होती, तो वह मौके पर ही मर जाता। तथ्य यह है कि यह अन्य शाखाओं से स्पष्ट रूप से अलग नहीं था। इसका मतलब यह था कि यह बस नहीं था। इससे यह डरावना निष्कर्ष निकला कि जंगल की हर शाखा संभवतः एक ही करतब करने में सक्षम थी। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है, तो ये जंगल या स्वयं पेड़ को अत्यंत खतरनाक बना देगा। अब तक उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया था कि सेरेवियन पठार की पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विसंगतियों के लिए संभवतः वन वृक्ष ही जिम्मेदार है। लेकिन वे सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं थे। उसने मुझ पर हमला क्यों किया? रूई ने सोचा, अगर वह मुझ पर हमला करने वाला था, तो जंगल में घुसते ही उसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? यदि वह मांसाहारी वृक्ष प्रजाति होती, तो क्या उस पर हमला करने के लिए उसे इतना लंबा इंतजार करना पड़ता? यह असंभव नहीं है, लेकिन अन्य संभावनाएं क्या हैं? उन्होंने सोचा, हो सकता है कि जिस शाखा ने उस पर हमला किया था, उसके बारे में उसका शुरुआती अनुमान गलत था। शायद पेड़ के कुछ हिस्से ऐसे थे जो हमला करने और शिकार को खाने में सक्षम थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन फिर भी यह समस्या बनी रहती है कि मुझ पर हमला करने के बाद यह मुझे छोड़कर चला जाता है। इससे ये संकेत मिलता है कि पेड़ शायद उसे खाने की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर शायद कोई और कारण था जिसके कारण पेड़ ने उस पर हमला किया। बंदर को देखते ही उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसे एहसास हुआ, जैसे ही मैंने माइंड मास्क तकनीक का इस्तेमाल किया, उसने मुझ पर हमला कर दिया।
यदि यही कारण था तो इसके पीछे एक तार्किक व्याख्या थी कि पेड़ ने उसके प्रति इतनी प्रतिकूल प्रतिक्रिया क्यों की। मैंने उस समय जो माइंड मास्क इस्तेमाल किया था वह स्क्वायर लेवल माइंड मास्क था। अगर वह ट्रिगर था तो संभवतः मैंने ही उसके खतरे की भावना को ट्रिगर किया था। रूई को एहसास हुआ। सौभाग्य से इसे सत्यापित करने का एक तरीका था। वह इसे फिर से कर सकता था, सिवाय इसके कि इस बार कम खतरनाक परिस्थितियों में। वह ऊंचे भूभाग पर पेड़ की शाखाओं से काफी दूरी पर खड़ा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और माइंड आयर द्वितीयक मस्तिष्क की मदद से अपनी सतर्कता और आदिम प्रवृत्ति को बढ़ाया। यहाँ कुछ नहीं है। रूई ने गहरी सांस ली। उन्होंने माइंड मास्क तकनीक को सक्रिय किया, जिससे आसपास के वातावरण पर स्क्वायर स्तर की आभा छा गई। रंबल, जमीन, पठार और ऊंचा भूभाग दोनों ही हिंसक रूप से हिल गए। रूई की आंखें उत्साह और भय से फैल गईं, क्योंकि ऊंचे स्थल से शाखाओं की लहरें निकलकर अप्राकृतिक रूप से फैलती हुई भयावह गति से उस पर हमला कर रही थीं। फिर भी इस बार वह तैयार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हूश हूश हूश। रूई ने हमलों से बचते हुए तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया। शाखाएं बिना किसी परेशानी के तेजी से नीचे की ओर उसका पीछा करती रहीं। रूई को इन शाखाओं की अविश्वसनीय सीमा पर आश्चर्य हुआ। वे उसके पीछे पीछे चलती रहीं, भले ही वह ऊंचे भूभाग से दूर होता जा रहा था। शाखाएं मूलतः इतनी लंबी नहीं थीं, जिसका अर्थ था कि संभवतः पेड़ के कारण वे और अधिक लंबी हो गई थीं, जिसका अर्थ है कि पेड़ की लकड़ी स्थिर नहीं है और उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। हूश, धमाका। शाखाएं उस जगह पर गिरी जहां रूई कुछ पल पहले था। इस प्रक्रिया में पत्तियां और तने टूट गए, फिर भी शाखा बिना किसी परेशानी के उस पर हमला करती रही। ये रक्षा तंत्र, अगर ऐसा है तो ये काफी हद तक आत्मविनाशकारी है। रूई ने नोट किया, ये शाखाएं उसे जितना नुकसान पहुंचा रही थीं, उससे कहीं ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचा रही थीं। वह उनसे बचता रहा। समय बीतने के साथ साथ वह इसमें और बेहतर होता गया। उसने हर गुजरते कदम के साथ शाखा के हमलों के लिए पूर्वानुमान मॉडल बनाना शुरू कर दिया था। पेड़ में शायद चेतना की कमी थी, क्योंकि उसकी हरकतें रोबोट की तरह स्थिर और अपरिवर्तित थीं। रूई को उन सभी के लिए पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने में बस थोड़ा समय लगा। अचानक शाखाएं जम गईं और रूई एक बार फिर पीछे हट गई। हम नहीं आ रहा। उसने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। शाखाएं उसके सामने जम गईं। हालांकि जब वह दाईं ओर खिसकता था तो वे भी दाईं ओर खिसक जाते थे। ये बात तब भी सच थी जब वह किसी भी दिशा में खिसकता था। शायद सीमा। जैसे ही खतरा स्क्वायर दायरे से नीचे गिरा, उसने माइंड मास्क तकनीक जारी की। शाखाएं तेजी से पीछे हट गईं। तकनीक को फिर से सक्रिय करने से पहले वह कुछ मीटर आगे बढ़ा। शाखाएं तुरंत वापस लौट आईं और उस पर हमला करने लगीं। हूश, वह एक बार फिर उनकी सीमा से बाहर चले गए। फिर उन्होंने तकनीक छोड़ी और उन शाखाओं को एक बार फिर पीछे हटते देखा। है तो, रूई ने अपनी थोड़ी को सहलाया। अब तक मैंने जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में बताने का समय आ गया है। उन्होंने अपने मस्तिष्क महल में सभी तथ्यों का शीघ्रता से विश्लेषण किया और उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किया। सेरेवियन पठार का केंद्र एक ऊंचा भूभाग था जो संभवतः जड़ों की विशाल संख्या के कारण विस्थापित हो गया था, जो अपने विस्तार के कारण जमीन के नीचे अधिक जगह लेने लगे थे। इससे भूभाग जमीन के स्तर से ऊपर उठ गया। यह असामान्य भूकंपीय विकिरण का स्रोत भी था और निश्चित रूप से प्रवास पैटर्न और अन्य पर्यावरणीय मापदंडों जैसी अन्य विसंगतियों का स्रोत भी था। ऊंचे भूभाग की सतह पर और जमीन के नीचे विशाल भूमिगत सुरंग नेटवर्क के अंदर उच्च जनसंख्या घनत्व था। रूई को संदेह था कि बड़ी संख्या में जानवरों का ऊंचे भूभाग में स्थानांतरित होना संभवतः प्रवास पैटर्न में परिवर्तन का कारण था। उन्हें यकीन था कि एक तार्किक व्याख्या और तंत्र था जो दर्शाता था कि कैसे ऊंचे भूभाग ने सेरेवियन पठार को अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया। ऊंचे भूभाग के ऊपर की वनस्पतियां एक ही जीव का हिस्सा थीं, एक ही वृक्ष जिसके अनगिनत तने थे जो विभिन्न शाखाओं से जुड़े हुए थे तथा जिनकी जड़ें भूमि में इतनी गहराई तक गड़ी हुई थीं कि भूकंपीय मानचित्रण भी भूमि के नीचे उनका पता नहीं लगा सका। पेड़ से अलग अलग रंगों के चमकते फल निकल रहे थे, जिनमें से प्रत्येक को देखकर उसकी आदिम प्रवृत्ति काफी असहज महसूस कर रही थी। पेड़ में एक रक्षा तंत्र प्रणाली भी थी। ये स्क्वायर दायरे में खतरे की भावना वाले प्राणियों पर लगातार शाखाओं से और यहां तक कि आत्मविनाशकारी तरीके से हमला करता था। इसकी सीमा काफी अधिक थी, संभवतः अपने विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए लकड़ी को हटाने के कारण। रूई ने अपने दिमाग में सभी तथ्यों को व्यवस्थित करने के बाद अपनी आंखें खोलकर सिर हिलाया। उसने तुरंत ही ऊंचे भूभाग की ओर यात्रा शुरू कर दी। अभी तक उसकी टोही पूरी नहीं हुई थी। बेशक वह मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरित होने से ज्यादा उत्सुक था। वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता था? पृथ्वी पर ऐसी आकर्षक घटनाओं का अभाव है। वह स्क्वायर लेवल माइंड मास्क के बिना ही ऊंचे भूभाग पर वापस आ गया। जैसी कि उम्मीद थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह वापस उसी जगह पर पहुंच गया जहां पिछली बार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई की आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं। वह बंदर जो उसने तब देखा था, जमीन पर मरा पड़ा था।
उसकी लाश से कुछ कदम की दूरी पर एक काटा हुआ फल पड़ा था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि जड़ें जमीन से ऊपर उठ गई थीं, जो धीरे धीरे शव को जमीन में और गहराई तक खींच रही थीं। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने क्या हो रहा था। ये फल जहरीला है, उसने चौंक कर कहा। संभवतः फल का एक ही निवाला खाने के बाद बंदर की मौत हो गई होगी। इसके अलावा जड़ें स्पष्ट रूप से जमीन के नीचे की जमीन को खा जाने वाली थीं। आखिरकार पेड़ एक मांसाहारी था। ये कभी भी आश्चर्यचकित करने में विफल नहीं होता है, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने पेड़ के बारे में नए तथ्यों के साथ अपने माइंड पैलेस को अपडेट किया था। अब मुझे इन सभी तथ्यों को रिकॉर्ड करना होगा और उन्हें बिना किसी देरी के मार्शल यूनियन और पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय को वापस भेजना होगा। रूई ने सिर हिलाया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह तेजी से वापस लौटा और ऊंचे भूभाग से छलांग लगा दी। वह कुछ दूर भागा और फिर ऊंचे पेड़ों और चट्टानों पर चढ़ गया, जिससे उसे बायोरिकॉन डिवाइस की मदद से ऊंचे भूभाग की तस्वीरें खींचने का मौका मिला, जो उसे मार्शल यूनियन और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई गई थी। फिर भी वह पूरे भूभाग को शामिल करते हुए एक अच्छी तस्वीर नहीं ले पाया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि यह एक छोटे शहर जितना चौड़ा था और वह इसे फ्रेम में फिट नहीं कर पाया। फिर भी उसने इसके चारों ओर विभिन्न कोनों से भूभाग की तस्वीरें लीं। उन्होंने ऐसी तस्वीरें भी दर्ज की जो दर्शाती हैं कि ऊंचे भूभाग के ऊपर की सभी वनस्पतियां एक ही जीव का हिस्सा हैं। वह वास्तव में ये साबित नहीं कर पाए कि जड़ें भूभाग में ऊंचाई का कारण बन रही थीं, क्योंकि वह अपने भूकंपीय मानचित्रण को दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि तकनीक के जरिए जो निष्कर्ष उन्होंने प्राप्त किए थे उन्हें रिपोर्ट करना ही पर्याप्त होगा। उन्होंने स्क्वायर लेवल माइंड मास्क के पेड़ पर पड़ने वाले प्रभाव को भी दर्ज किया। माइंड मास्क तकनीक के सक्रियण और निष्क्रियण पर इसकी प्रतिक्रिया को दिखाते हुए दो घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंध को प्रदर्शित किया। उन्होंने पेड़ की शाखाओं की आश्चर्यजनक रेंज को भी प्रदर्शित किया। अंत में उन्होंने फल की जहरीली प्रकृति और बंदर के शव को प्रदर्शित करते हुए रिपोर्ट का समापन किया, जो उस समय जड़ों द्वारा लगभग पूरी तरह से जमीन के नीचे खींच लिया गया था। ठीक है, ये हो गया। उन्होंने भेजे बटन दबाया तथा एकत्रित सारा डेटा मार्शल यूनियन और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्रालय को भेज दिया। अब आदेशों का इंतजार करने का समय है। रूई ने कंधे उचका दिए। उसने अपना काम लगभग पूरा कर लिया था, जो सेरेवियन पठार में पर्यावरण और पारिस्थितिकी विसंगतियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था। अब उसे बस चुपचाप बैठना था। ठीक है, मैं ऊपर की ओर स्थित भूमि का थोड़ा और अन्वेषण कर सकता हूँ। रूई ने कंधे उचका दिए। ऐसा नहीं था कि उसके पास करने के लिए कुछ था, और ऐसा भी नहीं था कि इससे मिशन को कोई नुकसान पहुंचेगा। वह ऊपर की ओर छलांग लगाकर ऊपर की ओर चला गया और फिर उसमें और भी गहराई में चला गया। वहां जाते समय उसे कई जीव मिले जिन्होंने फलों का एक हिस्सा खा लिया था और मर गए थे, जिसके परिणामस्वरूप जड़ें जमीन से निकल आईं और धीरे धीरे लाशों को नीचे खींच रही थीं। वाह, यह एक और है। रूई ने एक बंदर को फल काटते हुए देखा। कुछ ही पल में वह जमीन पर गिर पड़ा, रेंगते हुए भागने की कोशिश करते हुए एंट गया, फिर भी वह लकवाग्रस्त था। धीरे धीरे उसकी सांस और दिल की धड़कन धीमी हो गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। एक सेकंड भी नहीं बीता था कि धीरे धीरे जड़ें जमीन से निकलकर लाश से चिपक गईं। जड़ें तब तक नहीं उभरी जब तक बंदर मर नहीं गया, रूई ने उत्सुकता से कहा। या तो ये संयोग है या पेड़ जीवित और मृत प्राणी के बीच अंतर को समझने में सक्षम है और अपनी जड़ों के साथ केवल जीवित प्राणी के पीछे जाता है। क्या ये सब इसलिए हो सकता है ताकि वह जानवरों को जहर दे सके और उनकी लाशें खा सके? रूई ने उत्सुकता से सोचा। पता था कि यह सब क्यों हुआ, इसका कोई कारण था, लेकिन वह इसे समझने के लिए योग्य नहीं था। शुक्र है, ये पता लगाना उसका काम नहीं था। ये काम पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय के लिए छोड़ देना ही बेहतर था। उसे बस अपना काम करना था। उसने ऊंचे भूभाग में और भी गहराई तक यात्रा करना चुना। वह जितना अधिक गहराई तक गया, फलों का घनत्व उतना ही अधिक होता गया, और जहर खाने के बाद मरने वाले शवों का घनत्व भी उतना ही अधिक था। प्रत्येक लाश को जड़ों द्वारा धीरे धीरे भूमिगत किया जा रहा था। रूई को विश्वास हो गया कि ये लाशें ही थीं जिनकी वजह से पेड़ इस अजीबोगरीब तरीके से बढ़ा था। जमीन पर पड़ी लाशों की संख्या इतनी अधिक थी। इसके अलावा वह जितना अधिक गहराई में जाता, पेड़ों के तने उतने ही अधिक ऊंचे होते जाते, तथा जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता, उनकी ऊंचाई भी बढ़ती जाती। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन रूई जल्द ही ऊंचे भूभाग के केंद्र तक पहुंच गई। वाह, उसके सामने एक विशाल वृक्ष का तना पड़ा था जो अन्य सभी वृक्षों के तनों से छोटा लग रहा था। क्या यह इस बड़े पेड़ का मुख्य तना है? रूई ने सोचा। ऐसा लग रहा था कि यह सच है। पेड़ का तना लंबा और चौड़ा था और उसमें से कई बड़ी शाखाएं निकल रही थीं। मुख्य पेड़ की हर शाखा से दूसरे पेड़ के तने जुड़े हुए थे। उन दूसरे पेड़ के तनों में और भी शाखाएं थीं, जिनमें और भी पेड़ के तने जुड़े हुए थे। रूई ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें से प्रत्येक पेड़ का तना वास्तव में शाखाएं हों जो जमीन तक पहुंचने और जड़ें जमाने से पहले नीचे की ओर बढ़ी हों?
ऐसी स्थिति में जंगल के सभी वृक्षों के तने को वृक्ष शाखाएं कहना अधिक सटीक होगा। जैसे ही वह और अधिक विचार करने वाला था, उसके मिशन ट्रैकर डिवाइस पर एक बीप की आवाज आई, जो मार्शल यूनियन से एक संदेश का संकेत था। संदेश पढ़ते ही रूई की भौहें तन गईं। क्या मुख्यालय को तत्काल वापस बुलाने का आदेश है? रूई ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। उसे तत्काल घर क्यों बुलाया जा रहा है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे पक्का पता नहीं था, लेकिन इसका इस पेड़ से कुछ लेना देना है न? रूई ने मुख्य तने की ओर संदेह से देखा, फिर वापस उसी दिशा में चल पड़ा जहां से वह आया था। वह बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह तुरंत ही तेज गति से वापस भागने लगा तथा अपनी सभी चाल ढाल की तकनीकों का प्रयोग लगभग पूरी सीमा तक करने लगा। क्या ये हो सकता है कि वह पेड़ वास्तव में मानव सभ्यता के लिए अत्यंत खतरनाक है और मैंने अभी अभी एक बड़े खतरे की खोज की है? एक आकस्मिक विचार उसके दिमाग में आया, इससे पहले कि उसके तर्क और बुद्धि ने उस विचार को खारिज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि वह पेड़ कोई खतरा हो। रूई ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं इसके हमलों से बच सकता हूं तो इसका मतलब है कि मार्शल स्क्वायर इसे आसानी से संभाल सकते हैं। यदि यह ऐसा खतरा था जिसे मार्शल स्क्वायर संभाल सकते थे, तो फिर यह किसी भी दृष्टि से खतरा नहीं था। हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं हो सकता है। मिट्टी के बेसिलिस्क को किसी भी मार्शल स्क्वायर द्वारा कुचल दिया जा सकता था, लेकिन फिर भी उन्हें पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय द्वारा खतरे के रूप में देखा जाता था। रूई ने याद किया, ऐसा इसलिए था क्योंकि मिट्टी के बेसिलिस्क को नष्ट करना बहुत मुश्किल था और वे मानव बस्तियों में तबाही मचाने में सक्षम थे। अगर यह पेड़ से संबंधित किसी खतरे के कारण नहीं है, तो शायद इसका संबंध अवसर से है। रूई की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। अगर तात्कालिकता नकारात्मक नहीं थी तो यह संभवतः सकारात्मक थी, जिसका मतलब था कि कुछ ऐसा था जो हासिल किया जा सकता था और रूई पूरी संभावना के साथ इसमें मदद कर सकती थी। उसे नहीं पता था कि मामला क्या था। बेशक इस बात की संभावना थी कि उस तत्काल संबंध का उसके मिशन से कोई लेना देना नहीं था और कोई अन्य आपात स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके लिए सभी को डेक पर होना आवश्यक था। वह चाहे कुछ भी हो जाए, पता लगा लेगा। 5 घंटे बाद वह भारी सांस लेते हुए मार्शल यूनियन के मुख्यालय में पहुंच गया। उसने सुरक्षाकर्मियों को अपना लाइसेंस दिखाने के बाद मार्शल यूनियन में प्रवेश करने से पहले जल्दी से एक शारीरिक कायाकल्प औषधि पी ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माफ करें, रूई ने एक कर्मचारी को संबोधित किया। मुझे मार्शल यूनियन से एक ज़रूरी सम्मन मिला है। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 1 मिनट दो। उसने अपने टर्मिनल से छेड़छाड़ की। कार्यालय संख्या 237। धन्यवाद, रूई ने जवाब दिया और फिर मुड़कर निर्दिष्ट कमरे की ओर चला गया। दस्तक दस्तक, अंदर आओ, एक पुरुष आवाज ने उसे निर्देश दिया। माफ करें, रूई ने अंदर प्रवेश किया। मुझे अपने मिशन से वापस आने के लिए ज़रूरी समन के सिलसिले में इस कार्यालय में आने के लिए कहा गया था। हाँ बिल्कुल, आदमी ने सिर हिलाया। बैठो। वह एक बौद्धिक व्यक्ति की तरह दिख रहा था, जिसके पास अधिकार था, अच्छी तरह से तैयार पोशाक और आत्मविश्वास से भरा व्यवहार। मैं ज़ेरिकेस श्रुल हूँ, उसने अपना परिचय दिया। मैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय का एक अधिकारी हूँ। उन्होंने आगे बात करने से पहले रूई को एक बैज दिखाया। मुझे सेरेवियन पठार पर आपके ठहरने के हर पल के बारे में आपसे तुरंत रिपोर्ट चाहिए। आपको हर एक विवरण को बिना चूके शामिल करना होगा। बेशक, यह कोई समस्या नहीं है। रूई ने सिर हिलाया। मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे बताया जा सकेगा कि मुझे अपने मिशन के बीच में क्यों बुलाया गया है। आपका मिशन पूरा हो गया है, अप्रेंटिस क्वारियर, उसने उससे कहा। फिर भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। रूई ने उसके आगे बोलने का इंतजार किया। आपके मिशन का लक्ष्य, जिसे आपको सेरेवियन पठार में होने वाली पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विसंगतियों के कारण के रूप में पहचानना था, वह साधारण नहीं है। उन्होंने कहा, यह एक दुर्लभ, फिर भी प्रसिद्ध और अच्छी तरह से प्रलेखित घटना है जो 20 डोमेन में होती है। आप इसे खोजने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं और आप अंतिम भी नहीं होंगे। यह महान अवसर का स्रोत है, फिर भी हम इसे पाने वाले अकेले व्यक्ति नहीं होंगे। हमारे प्रतिद्वंद्वियों से बड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। ओह, रूई की भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। मुझे डर है कि दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि इनमें से किसी का क्या मतलब है। अधिकारी ज़ेरेक्स ने सिर हिलाने से पहले थोड़ा सा हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अभी सब कुछ समझा दूंगा।